हेलो एवरीवन, खमा खड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। स्त्री 2 मूवी शायद आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखी होगी और उसमें आपने सरकटे का आतंक देखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रियल लाइफ में भी कोई सरकटा किसी के साथ हो सकता है? आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो इंसिडेंट मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं, वो एक रियल सरकटे की स्टोरी है जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। और ये इंसिडेंट आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि सुपर नेचुरल की दुनिया में क्या क्या हो सकता है। और साथ ही ये भी बताएगा कि आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी आज की कहानी हैदराबाद से है और ये इंसिडेंट हुआ है शहनाज के साथ, इनके घर में, जो कि हैदराबाद के मौलाली एरिया में सिचुएटेड था। ये इंसिडेंट आज से करीबन 20 से 25 साल पुराना है और यहां जो भी कुछ हुआ है वो इनके पेरेंटल हाउस में हुआ। अब कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल स्टोरी है या फिर कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक स्टोरी पर काम करने में बहुत सारा समय लगता है। बहुत कुछ ऑडियो सुनना, उसके सीक्वेंस को सही करना, मिसिंग पॉइंट्स के लिए बात करना। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्टोरी सुनकर अगर आपको मजा आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% लोग कहानियां सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनते हैं तो हमारा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है और वहां पर हम एक स्पॉटिफाई ओनली सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जिसको सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जरूर ज्वाइन करें हमारे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को भी, प्रिंस सिंह द हॉरर पॉडकास्ट। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये सब शुरू हुआ जब शहनाज की उम्र लगभग 11 साल के आसपास की थी। शहनाज के नाना पेशे से एक इंजीनियर थे और इस वजह से उनका ट्रांसफर वगैरह चलता रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब परिवार बढ़ रहा था तो बार बार हर साल सामान और उसके साथ बच्चों को लेकर शिफ्ट होना, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होना, ये सब चल रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ऐसे हर साल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है और उन्होंने हैदराबाद में अपनी पोस्टिंग ले ली। तो इनकी जो नानी थी वो बेसिकली यूपी से बिलोंग करती थी, यूपी के शिकारपुर शहर से। और उत्तर प्रदेश से हैदराबाद आने के बाद नानी को अपने पुराने घर और परिवार, इन सब की बहुत याद आया करती थी। सभी को आती है अपने पेरेंटल होम की, अपने ओरिजिन की। तो जब भी वो किसी ऐसे इंसान से मिलती जो उनके पुराने शहर या उसके आसपास से होते, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलकर। वो उन्हें अपने परिवार जैसा ही मानती थी, उनसे बातचीत करती थी, उन्हें घर बुलाया करती थी। मतलब वो ऐसे लोगों को अपने घर आने का और खाने पीने का न्योता दिया करती थी। ऐसे एक दिन की बात है, शहनाज की नानी एक मजलिस में गई थी। तो मजलिस बेसिकली एक तरह की सभा होती है जहां पर इमाम हुसैन और उनके परिवार के शहादत का, मतलब ये लोग मातम बनाते हैं, वर्णन करते हैं। मेजरली शिया समुदाय के अंदर होती है, जैसा हमें शहनाज ने बताया। अब वहां पर उनको एक औरत मिलती है जो कि उनके ही शहर की होती है और उनकी नानी उस औरत से बात करती है। तो उन्हें पता लगता है कि वो भी हैदराबाद में ही ठहरी हुई है कुछ दिनों के लिए और उनकी उससे अच्छी खासी जान पहचान, दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे के घर आना जाना, साथ में ही मजलिस जाना, मार्केट जाना। और शहनाज की नानी जनरली जहां भी जाती थी वो शहनाज को अपने साथ लेकर जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी नानी की एक आंख में मोतियाबिंद हो गया था। पता नहीं उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, क्या पता। शहनाज बहुत छोटी थी उस टाइम पर, तो उन्हें नहीं पता। तो उन्हें उस एक आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता था। एक दिन शहनाज की नानी ने उस लेडी को अपने घर में इनवाइट किया, उसे अपने घर चलने को बोला। तो उसने कहा कि आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं मंगलवार को तेरे घर आऊंगी। तो उसने कहा ठीक है भाई, तो मंगलवार को आ जाना, तेरी इच्छा हो जब आ जाना, तेरा ही घर है। और बोल के वो अपने घर मौलाली वापस चली जाती है। अब इसके 2-3 दिन के बाद, यानी मंगलवार के दिन, वो औरत शहनाज की नानी के घर पर आती है शाम के वक्त। आते ही वो शहनाज की नानी को एक शक्कर की पोटली देती है और बताती है कि उसने दुआ पढ़ के वो ये शक्कर की पोटली लाई है और घर के हर एक मेंबर को इसको खाने को देना, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी। अब नानी की और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी, तो नानी को ज्यादा सोचती नहीं है और उससे कहती कि अब तुम आई हो तो आज रात को यहीं पर रुक जाओ। वो भी मान जाती है। अब मैं आपको
आगे बढ़ने से पहले इनकी नानी के घर का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। एक 400 गज में फैला हुआ घर था, ज़मीन थी, बाउंड्री बस नाम की थी, छोटी-छोटी हाइट की बाउंड्री थी और इस पूरी ज़मीन में सिर्फ़ 2 कमरे बने हुए थे, जो कि डायगोनली एक-दूसरे के अपोज़िट थे। एक कमरा उस कोने में है, तो एक कमरा इस कोने में है। उस कोने में नाना-नानी और उनका पूरा परिवार रहता था। इस कोने में शहनाज़, उसकी मम्मी, उसके पापा, ये लोग रहा करते थे। तो इस तरह से पूरे घर के अंदर 2 ही कमरे थे। घर के आस-पास का एरिया जो था, मतलब वो ऑलमोस्ट जंगल जैसा ही था, वहाँ पर और कुछ ज़्यादा मकान वगैरह नहीं बने हुए थे। अगर आप आज से 25-30 साल पहले किसी भी शहर के थोड़े से बाहरी एरिया में पहुँच जाओ, तो हर उस शहर की सेम कहानी थी। वहाँ इक्के-दुक्के मकान रहा करते थे और बाकी पेड़-पौधे, खाली ज़मीन, खेत, जंगल, यही सब हुआ करते थे और सेम वैसा ही सिस्टम या अरेंजमेंट शहनाज़ की नानी के घर पे भी था। अब रात को सब अपना सोने चले जाते हैं और कुछ देर के बाद, शायद रात के 12-1 बज रहे होंगे, शहनाज़ की नानी की आँख खुलती है और वो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब कोई बाहर गया है। काफ़ी रात हो चुकी थी और इतनी रात में दरवाज़ा क्यों खुला है, ये देखने के लिए नानी बाहर निकलती है। तो देखती है कि बाहर वो औरत जिसको उन्होंने इनवाइट किया था, वो उनके आँगन के बीच में ज़मीन पर बैठी है और शायद कुछ गाड़ रही है। नानी उसको आवाज़ लगाती है, "आप यहाँ क्या कर रही हो?" तो वो औरत मुड़ती है, उसकी नानी को देखती है और बिना अपना एक्सप्रेशन चेंज हुए, वो बोलती है कि, "कुछ नहीं, मैं बाहर पेशाब करने गई थी। आते टाइम ये जंगली पौधे का जो काँटा मेरे पैर में चुभ गया, तो उन्हीं को निकाल रही थी।" तो उस टाइम होता भी यही था, भई घर में बाथरूम जनरली नहीं होते थे, तो घर के बाहर जाकर लोग बाथरूम किया करते थे। अब इतना बोलकर उनकी नानी दिमाग नहीं लगाती और वो अंदर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है, सुबह अपना फ्रेश-व्रेश होकर वो औरत भी इनके घर से चली जाती है। अब उस औरत के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, जैसे हमेशा हुआ करता था, नॉर्मल। शहनाज़ की जो नानी थी, उनकी 2 बेटी और 5 बेटे थे। शहनाज़ की जो अम्मी है, वो सबसे बड़ी थी और पास में ही उनकी मतलब शादी हुई थी। तो होता था क्या कि मतलब जो घर था, उसी में एक कमरे में वो लोग भी रहा करते थे। तो शहनाज़ की नानी के यहाँ टीवी था और उस टाइम टीवी हर किसी के पास नहीं होता था। तो शहनाज़ की जो मम्मी थी, उनके यहाँ टीवी नहीं था, तो शहनाज़ अक्सर टीवी देखने के लिए रात में नानी के यहाँ ही रुक जाती थी। उसी वक़्त शहनाज़ की मौसी भी नानी के यहाँ थी। तो शहनाज़ की उम्र मतलब उस टाइम तो बहुत ही छोटी थी, करीबन जैसे मैंने आपको बताया 11 साल के आस-पास की उम्र थी और जब शहनाज़ 1 साल की थी, उसी टाइम पर उसकी मौसी की ना शादी हो गई थी। अब शादी होने के बाद उनको तो बच्चे-वच्चे नहीं हुए थे और फिर काम की वजह से इनके पति जो थे, वो दुबई में जॉब करने चले गए थे। आप जानते हैं उस टाइम पर इवन आज भी कई लोग दुबई और अरब कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए। तो उनकी वाइफ जो होती थी, है ना? तो वो मायके में रहना ज़्यादा प्रेफ़र करती थी। अच्छा, मैं बता दूँ, उस टाइम पर इनकी मौसी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो वाइफ़्स होती हैं, वो जनरली प्रेफ़र करती है मायके में रहना, क्योंकि ससुराल में रहेंगे तो देखभाल भी नहीं हो पाएगी, दूसरों को काम भी करना पड़ेगा। और उस टाइम की जो सास हुआ करती थी, वो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजर सास जो होती हिटलर हुआ करती थी। भई काम तो करना ही करना है और प्रेगनेंसी में काम करना, सबको सँभालना, इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इनकी जो मौसी थी, वो अपने मायके में रुकी हुई थी। तो जब ये रात को सोते थे, तो इनकी जो मौसी है, वो बेड पर सोती थी, शहनाज़ और इनकी नानी ज़मीन पर सोते थे। तो एक रात की बात है, ये सब लोग सोए हुए थे। अचानक से शहनाज़ की जो मौसी, वो चिल्लाकर उठती है और उनके चिल्लाने से नानी और शहनाज़ भी उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो उसकी मौसी थी, वो बहुत डरी हुई थी और वो नानी को बोलने लगती है कि कोई उनके ऊपर था। उन्हें वो बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था और वो उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। अब शहनाज़ तो बहुत छोटी थी, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अपनी मौसी को डरते हुए देखकर वो भी डर कर रोने लगी। शहनाज़ की नानी उसको चुप करा के उसकी माँ के पास भेज देती है और इस घटना के बाद जो शहनाज़ की मौसी थी, वो डरी-डरी रहने लगती है। अब जब ये सब हुआ, तो शहनाज़ की जो नानी थी, मतलब इनकी जो मौसी की मम्मी थी, उन्होंने मालूम किया तो उन्हें पता पड़ा कि पास में एक मालन आंटी है। उन मालन आंटी की जो मम्मी है, वो उतारा करती है। वो है बहुत बूढ़ी, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों से डील करना आता है। तो मैं आपको बता दूँ, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर कार्स, बाइक्स, ये सब आम नहीं हुआ करती थी। जनरली लोग बसों से ट्रैवल करते थे, ट्रेन से, या फिर सिटी के अंदर ट्रैवल करना है तो रिक्शा या फिर तांगा,
तांगा भी 2 तरह का होता है, एक घोड़े वाला और एक बैल वाला। तो इनके यहाँ पर वो जो बैल वाला तांगा था वो चला करता था, उसे बोलते थे बैल बंटी, इन लोगों के यहाँ पर। तो उस टाइम पर बैल बंटी चला करती थी। तो हुआ क्या कि जब उन आंटी के बारे में पता लगा, तो ये भी पता लगा कि वो जो मालन आंटी की मदर है वो बहुत बूढ़ी और वो चल फिर नहीं सकती, मतलब चल के नहीं आ सकती खुद से। तो उनके लिए एक बैल बंटी करवाई गई। उस बैल बंटी के अंदर वो बूढ़ी औरत बैठकर इनके घर पर आई। इनका घर के अंदर जाकर उन्हें चेक किया और फिर उसी बैल बंटी में बिठा के उनकी मौसी को उन आंटी के साथ इनके घर से बहुत दूर एक तालाब था, वहां लेकर गए और वहां उनका उतारा वगैरह यानी झाड़ फूक हुआ उनको ठीक करने के लिए। अब वहां पर वो अपने साथ में 5 मुर्गे और 2 बड़ी मिट्टी के कटोरे लेके एक तालाब के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उस बूढ़ी औरत ने उन 5 मुर्गियों के सिर काटकर उनका खून उन दोनों मिट्टी के बर्तनों में जमा कर लिया और उसके बाद उसकी जो मौसी थी उनके कपड़े उतारकर पूरे शरीर पर उन्होंने वो खून लगाया और खून लगाने के बाद उन्होंने कई सारे रिचुअल्स किए और उसके बाद उसकी मौसी से कहा कि अब तुम इस तालाब में जाकर नहा कर आओ। उसके कहे अनुसार उसकी मौसी उस तालाब में जाकर नहाती है, बाहर आती है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके पुराने कपड़ों को वहीं पर वो लोग जलाने के बाद जो पूरा जलकर राख हो जाते हैं, इसके बाद ये लोग घर लौट आते हैं। ये सब शहनाज को बाद में पता चला। जब शहनाज बड़ी हुई तो उसने अपनी मौसी से पूछा कि आपकी जब तबीयत खराब हुई थी तो क्या क्या हुआ था, तो उनकी मौसी ने उनको सारी डिटेल्स बताई। अब जब ये झाड़ फूक हो गया उसके बाद शहनाज की जो नानी थी वो अपनी छोटी वाली बेटी यानी इनकी मौसी को वापस से अपने ससुराल भेज देती है, क्योंकि उस हादसे के बाद वहां पर रहना सही नहीं था। वो भी अपने पति के यहाँ लौट जाती है। लेकिन इन सब के पीछे क्या कारण था ये किसी को भी पता नहीं था। जब ये हादसा हुआ तो शहनाज की जो मौसी थी वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी, पेट से थी। कुछ दिनों के बाद उनको अजीब सा लगने लगा, पसीने आते थे, अजीब सी बेचैनी होती थी और कभी कभी वो ऐसे बिल्कुल कमजोरी से आती शरीर के अंदर। तो अब वो प्रेग्नेंट थी, क्या हो रहा है ये सब सोच के वो लोग मेडिकल गए और स्कैनिंग वगैरह हुई तो पता चला कि उनका जो बच्चा था वो उनकी ओवरी की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें फंस के मर गया और अब वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उसके बीच में इसकी मौसी को कुछ भी पता नहीं चला, ना कोई दर्द हुआ ना कुछ और। आखिर में जाकर पता चला कि उनकी प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। डीकम्पोजिशन की वजह से ऑपरेशन करके उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है और क्योंकि वो उस फेलोपियन ट्यूब में फंस गया था उनकी फेलोपियन ट्यूब को भी काटना पड़ता है और इस हादसे की वजह से वो दोबारा कभी भी मां नहीं बन पाई। इन सब घटनाओं के होने से पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। खैर, कोई भी दर्द हो समय उसको धीरे धीरे भुला ही देता है और इस घटना के बाद कई साल और बीत जाते हैं और यहाँ तक कि शहनाज के नाना नानी की भी अब मौत हो चुकी थी। शहनाज की भी अब शादी हो गई थी और वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। शहनाज की नाना नानी के मरने के बाद उनके जो घर था उसके हिस्से हुए और उसका एक हिस्सा इसके यानी शहनाज के मम्मी पापा को भी मिला और ये लोग अभी भी वहीं पर रहते थे। तो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से शहनाज जो थी वो अपनी माँ पापा के पास आई हुई थी और वहीं उसी घर के आंगन में बैठकर वो कुछ कर रही थी, कुछ काम कर रही थी कि उसी दौरान एक बड़ा सा काला नाग शहनाज के पीछे फन फैलाए बैठा हुआ था। शहनाज को भी धीरे धीरे कुछ आहट हुई थी पीछे और उस आहट को देखकर पीछे मुड़ने वाले थे कि शहनाज के पापा सामने से दौड़ते आते और उससे कहते हैं शन्नो, वो उसे शन्नो कहकर बुलाते थे। वो कहते हैं शन्नो तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा सांप है, बिल्कुल भी मत हिलो और वैसे की वैसे ही बैठी रहो। अब जैसे उसने सांप है उसने पीछे घूम कर देखा और जो उसने पीछे हल्का सा घूम कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे वाकई में एक बहुत बड़ा सांप है और वो जमीन से इतना ऊपर उठा हुआ और उसका फन इतना बड़ा फैला हुआ है कि वो जमीन से करीबन जितनी शन्नों की हाइट है बैठे हुए उससे दुगना वो ऊपर उठा हुआ है और उसका फन बहुत ही बड़ा है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह घबरा गई और वो सीधा वहां से उठकर भागी। अब 9 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी जब उठकर भागती तो जोर बहुत होता है, तो वो उठकर भागी जैसे तैसे और भाग के वो घूम कर देखती तो उसने उस सांप को देखा, वो बुरी तरह घबरा गई और धम से वो सांप नीचे पड़ा और एकदम से गायब हो गया। इतना बड़ा सांप जो अभी जमीन से करीबन 4 फीट ऊपर उठा हुआ था वो जमीन पे गिरते ही एकदम से धुएं की तरह गायब हो गया। ये देखकर सब लोग बुरी तरह से घबरा गए। अब उसके
जो पिताजी थे, जो उसके पापा थे, और उन्होंने सब लोगों को बुलाया और सब लोगों ने वहाँ पर ढूँढना शुरू किया। किसी को वहाँ पर दिखा ही नहीं साँप। अब इसी दौरान शहनाज़ के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो जो एकदम से उठी थी, उसको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। अभी के लिए उसको छोड़कर ये सब के सब लोग शहनाज़ को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं और वहाँ शहनाज़ को एक लड़का होता है, जो बिल्कुल ठीक-ठाक होता है। सभी लोग चैन की साँस लेते हैं कि चलो इसको कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद आकर भी वो सांप को ढूँढते पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हो सकता है उनको लगता है कि शायद जंगल में कहीं चला गया होगा। खैर, इस घटना के बाद फिर से कुछ साल और बीत जाते हैं। उसके बाद शहनाज़ को एक बेटी भी होती है और उस टाइम पर ये अपने ससुराल में ही रुकी थी। पर जब शहनाज़ की 3rd प्रेगनेंसी आती है, तो उस टाइम पर ऑपरेशन होने के कारण अपने 3rd प्रेगनेंसी के बाद जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, वो उनका ऑपरेशन हुआ था और उससे रिकवरी के लिए वो अपने मायके में ठहरी हुई थी। तो इनके परिवार में चिल्ला नहाना करके एक रिचुअल होता है, जो कि बच्चा पैदा होने के 40 दिन बाद किया जाता है। तो शहनाज वो रिचुअल खत्म होने के बाद इत्तेफाक से उसी आंगन में अपने बच्चों के कपड़े सुखा रही थी और तभी उसकी आंखों के सामने सामने फिर से एक बड़ा सा काला नाग उसके पैरों के बिल्कुल बीच में से निकलता है। अब आप सोचो, आप खड़े हो और आपके पैरों के पास से एक सांप निकला है, तो आपकी क्या हालत होगी? वो बुरी तरह डर से घबरा जाती है और पीछे घूमकर देखती है, तो वो जो सांप, बड़ा सा सांप, करीबन 6-7 फीट लंबा सांप हो गया, उससे भी ज्यादा, उसके पैरों के नीचे से निकला और पीछे से उसने घूम के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो बहुत तेज चिल्लाई और उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके पापा दौड़ते हुए आए और इन्होंने अपने पापा को सब कुछ बताया। बताते बताते शहनाज को पिछली बार की बात भी याद आ गई, जो उनके बड़े बेटे के पैदा होने के दौरान हुआ था। देखे तो कहीं पर भी सांप नहीं। अब इनकी नानी का जो घर था, जहाँ पर इनकी नानी रहती थी, उस हिस्से में अब कोई नहीं रहता था, वो बंद ही पड़ा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी घास उग गई थी। तो इन लोगों को लगा कि कहीं न कहीं घास के अंदर छुपकर ये सांप निकल गया है, ज़रूर इसका इस आँगन में कहीं न कहीं पर बिल है, तभी तो एकदम से वो गायब हो गया। उन्होंने उस घास को काटना शुरू किया, ज़मीन को खोदना शुरू किया, पूरा घास साफ किया कि कहीं न कोई कोई बिल, कोई सुराख दिखे जिसमें वो साँप घुस गया हो। लेकिन ये घास, ये जंगली पौधा सब कुछ साफ करने के बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इन सबका दिमाग खराब होता है कि भाई अगर साँप कहीं गया है तो बिल तो होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी। अब उन्होंने हर जगह खोद-खोद कर देख लिया। ये सारा चीज़ें जब खोद रहे थे तो इन्हें साँप तो नहीं मिला, लेकिन इन्हें कुछ और मिला। इन्हें इनके आंगन के बीच में सफाई के दौरान जब ये मिट्टी खोद रहे थे, तो एक इंसान की खोपड़ी मिली, जो सालों पहले उस जमीन के अंदर दबाई गई थी। उसके कई टुकड़े हो चुके थे और ये खोपड़ी किसी और ने नहीं, उसी औरत ने दबाई थी, जो उस टाइम पर इनकी नानी के घर पर आई थी। जब रात के टाइम नानी उठी थी, तो वो औरत जमीन में कुछ खोद रही थी। वो खोद नहीं रही थी, वो गाड़ रही थी एक इंसान की मुंडी। उसने उस आंगन में कुछ ना कुछ रिचुअल किए थे और शायद उसी की वजह से इनकी फैमिली में ये सब हो रहा था। अब ये देखकर सब लोग डर गए। घर के बड़े लोग और शहनाज, सबको समझ में आ गया कि ये क्या है। खैर, वो करते क्या, उन्होंने उस चीज को पूरा निकाला, उसके आसपास जो भी कुछ सामान था वो सब निकाला और वहीं उसी तालाब में जहां पर इनकी मौसी का उतारा हुआ था, उसी तालाब में सारा सामान फेंक कर वहां से वापस आ गए। लेकिन इसके बाद इनके घर में मानो तहलका मच गया। अब इनके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में कभी कोई औरत खड़ी हुई दिखाई देती, तो कहीं कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता। घर के मेंबर्स को कभी कभी दिखता था, लेकिन जो शहनाज का बेटा था बड़ा वाला, मतलब वो एज में तो अभी भी छोटा ही था, उसको वो दिखाई देता था। वो कहता था, मम्मी देखो, वो औरत वहां पर ठहरी हुई है, वो देखो वो आदमी वहां पर ठहरा हुआ है। और ये लोग क्या करते थे ना, शहनाज क्या करती थी अपने बच्चे को डराने के लिए, ताकि वो बदमाशी वगैरह ना करे, या खाना खिलाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं बच्चे, तो हम जनरली बोलते हैं, तो वो इनके बेटे से बोला करती थी कि तुम ये काम मत करना, वरना मियाँ इल्म आ जाएंगे। तो इल्म आप जानते हैं, पढ़ाई को, ज्ञान को कहते हैं। तो डराने के लिए कहते हैं कि मियाँ इल्म आ जाएंगे, तुम्हारे पेट में घुस जाएंगे और कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। अब बच्चे तो इल्म समझते नहीं थे, तो क्या है ना, इनकी अम्मी भी इनको ऐसे डराया करती थी, तो ये भी इनके बेटे को ऐसे डराते थे। तो उस बच्चे ने, उसको जो भी चीजें दिखती थी, उसका नाम, वो जो आदमी दिखता था उसका नाम उसने मियाँ इल्म रख लिया था। अब ये तो मजाक मजाक में बोलती थी, लेकिन इसके बाद इनका जो बेटा था, कि वो हमेशा से बोलता था कि अम्मी देखो मियाँ इल्म यहाँ खड़े हैं, अम्मी देखो मियाँ इल्म यहाँ पर खड़े हैं।
कभी भी एकदम से बैठे डुलता, वो देखो मियाँ इल्म आ गए। अब जब वो बार-बार बोलने लगा, तो शहनाज़ भी थोड़ा घबराने लग गई और वो उसे बोलती, "चलो, चलो, चलो यहाँ से हटो।" उसे समझ भी नहीं आता था कि वो क्यों बोल रहा है। लेकिन जब वो बार-बार बोलने लगा, तो वो उसने क्या किया कि वो अपने बेटे को अपने ही घर पे रखती थी। वो अपने मायके अपने बड़े बेटे को लेकर नहीं आया करती थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो किस चीज़ को देखकर ये बोलता है और इस चीज़ से वो थोड़ा घबरा भी गई थी। खैर ये सब छोटी-छोटी चीज़ें चलती रही, लेकिन फिर आई 30 जून 2001 की रात। उस दिन बारिश हो रही थी। शहनाज़ के पापा बाज़ार से लौट रहे थे, तभी एक गाड़ी उन्हें पीछे से आकर टक्कर मार देती है। वो गाड़ी वहां से निकल जाती है, रात का समय था। शहनाज के पिताजी पूरी रात वहीं पर पड़े रहे, खून उनका बहता रहा, बारिश गिर रही थी। अब लोगों को लगा कि कोई आदमी जो नशा करके गिर गया है, क्योंकि वो थोड़ा सड़क के साइड में ही गिरे थे, पर उनका खून बहुत बह रहा था, अंधेरे में लोगों को दिखा नहीं। सुबह जब लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। इस एक्सीडेंट में शहनाज के पापा के राइट साइड की पूरी पसलियां टूट गई, पैर टूट गया, कान कट गया और सर पे भी बहुत गहरी चोट थी और खून उनका बहुत बह चुका था। बेसिकली वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे WTS एक कंपनी के अंदर, और उनके बैच से उनके घर का पता लगा। लोग उन्होंने घर वालों को इन्फॉर्म किया, तब जाके इनको पता लगा इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। इनके पिताजी का ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलती है। और इस घटना के ठीक 1 साल बाद शहनाज के पापा की डेथ हो जाती है। इस 1 साल के दौरान शहनाज के पिता के साथ बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन एक घटना शहनाज को याद है कि जिस दिन इनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, सेम उसी दिन इनके घर के पीछे एक छोटा सा कुआं था। कुआं क्या था? वो एक गड्ढा था। होता था ना, पहले पानी निकालने के लिए खड्डा खोदते थे 10-12-15 फीट का, और पानी निकलता था तो यूज करते थे, नहीं निकलता था तो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। तो इस तरह का एक खड्डा था जिसमें बारिश का पानी जमा हुआ था, और सुबह इनको उस गड्ढे में इनके पालतू कुत्ते की लाश मिलती है तैरती हुई। वो उसी खड्डे में डूबकर मर गया था, मानो उसने घर की बला अपने ऊपर ले ली थी। ऐसा होता भी है कि घर के पालतू जानवर, अगर आपके घर पर कोई बला आ रही है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उस दिन के बाद से दिन बीतने के साथ साथ शहनाज के पापा भी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, लेकिन उनका जो पैर था वो ठीक नहीं हो रहा था। उतने उनका जो घुटना होता है, घुटने के 4 इंच नीचे तक हड्डी टूट गई थी, और उसकी वजह से उनके पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी, जो ठीक ही नहीं हो रही थी। और इसी वजह से डॉक्टर ने उन्हें चप्पल पहनने को, मतलब चप्पल पहनकर चलना बिल्कुल भी मना कर दिया, चप्पल नहीं पहननी है। अब इसी दौरान एक दिन जब शहनाज के पापा कमरे में बैठे हुए थे, तो आप मानोगे नहीं उन्होंने क्या देखा। और वो देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक मुंडी लटक रही है, और उसका चेहरा इतना डरावना है कि उसको देखते ही शहनाज के पास जोर चिल्लाने लगे, या अली मदद, या अली मदद। और वो बहुत तेज तेज चिल्लाते, और उनकी आवाज सुनकर शहनाज और उनकी अम्मी मतलब भागते हुए उनके पास पहुंचते हैं। और जब तक उसकी मदर वहां पर पहुंचती, वो मुंडी उसके पिताजी को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगी, और उसकी माँ के वहां पहुंचने से पहले वो मुंडी वहां से एकदम से गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद शहनाज के पिता को बेचैनी सी होने लगी, और धीरे धीरे जब वो ठीक हो रहे थे, तो वो जबरदस्ती चप्पल पहनकर थोड़ा बहुत बाहर जाने लगे। इसके 2 दिन बाद ही उनके पैर में एक जख्म हो गया, और वो जख्म सेप्टिक हो गया, और उसकी वजह से उनके पूरे शरीर का जो राइट साइड था वो अफेक्ट होने लगा। ये सब के बाद उसके पिताजी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, वो बेचैन से रहने लगे, और उनके पैरों में ना वो सेप्टिक होने के कारण एक बबल सा उभर आता था। वो बबल थोड़ा सा बड़ा होता और वो फूट जाता, और उसमें से हरे रंग का पानी निकलता था। अब जब ये सब होने लगा, तो इनके घर वाले इनके पिताजी को फिर से हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जब डॉक्टर ने इनके पिताजी को देखा, तो उसने हाथ में लगाया और बोला कि आप 2-4 दिन के बाद आइए। मतलब उसने उनको चेक नहीं किया, और कुछ बहाना करके वापस घर भेज दिया। अब शहनाज के जो पिताजी थे, वो घर लौटने के बाद जब लेटे हुए थे, तो उन्हें फिर से वही मुंडी दिखाई देती है। वो बार बार उनके कमरे में जो रोशनदान था, उस रोशनदान की तरफ इशारा करके बोल रहे थे, वो वहां है, वो वहां है। लेकिन और किसी को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो साफ साफ कह रहे थे, वो सरकटा, वो मुंडी वहां पर है, वो मुंडी वहां पर है, लेकिन किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। घर में एक और शख्स था जिसे
वो मुंडी दिख रही थी और वो था शहनाज का बेटा। वो भी अपने नाना की तरह ही उधर उंगली करके बोलता, हाँ मम अम्मी वो देखो, वो खिड़की से झाँक रहा है, वो खिड़की से झाँक रहा है। शहनाज देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप इमेजिन करो, आपके घर के 2 मेंबर, एक सबसे बड़ा और एक छोटा, दोनों ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी हालत क्या होगी? उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था लेकिन अब वो भी डरने लगी थी कि पता नहीं ये लोग को क्या दिख रहा है और वहाँ पर क्या है। इतना सबको पता था कि उनको सर कटी हुई मुंडी दिख रही है। इसके बाद शहनाज के पापा रात भर तड़पते रहे और सुबह शहनाज की गोद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने पापा की मौत के बाद वो अपनी माँ को उनके साथ ही रहने को बोलती, लेकिन शहनाज की माँ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं अपने दामाद के यहाँ नहीं रहूंगी, लोग क्या बोलेंगे। शहनाज के पापा की मौत के बाद शहनाज की माँ जिद करके रही और इद्दत के दिन यानी उनके हस्बैंड की डेथ के 4 महीने तक वो वहीं पर रही। इसके बाद भी शहनाज की माँ उसी घर में अकेले रहने लगी और हर दिन सुबह शाम वो अपने पति की आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ती। बहुत दुखी थी वो अपने पति के नाम की मिठाई बनाती और मतलब नज़र दिल के यानी कुछ प्रोसेस रिचुअल होता है उसे करके उस मिठाई को वो खुद खा लेती थी। ऐसे ही सब कुछ चलता जा रहा था और कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन इसी दौरान न जाने क्या प्रॉब्लम हुई कि शहनाज की माँ की आंखें खराब होने लगी और उन्हें अब सब धुंधला धुंधला ही दिखाई देता था। ऐसे एक शाम की बात है, जब वो अपने आंगन के कुएं से पानी भर रही थी तो उन्हें भी वो मुंडी दिखती है। वो पानी भर के बाल्टी में से निकाल रही थी कि तभी उस बाल्टी के अंदर उन्हें वो मुंडी दिखाई देती है और उस मुंडी का चेहरा बहुत भयानक था और वो मुंडी उन्हें देखकर हंसने लगती है। शहनाज की मां बाल्टी छोड़कर तुरंत ही वहां से भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन अभी भी उन्हें अपने कानों में उस मुंडी की हंसी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो कि एक इंसान की तरह बिल्कुल नहीं थी। ये सब सुनकर वो फटाफट से कुरान की आयतें पढ़ने लगी और कुछ देर के बाद वो हंसी बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने शहनाज को फोन करके सारी बात बताई। वो तुरंत अपने घर को छोड़कर उन्होंने तुरंत शहनाज ने तुरंत अपनी मदर को बोला कि आप अपना घर छोड़कर मेरे घर पर आओ, और इसके बाद उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि वो अब उस घर में नहीं रहेंगी। अब इसके अगले दिन से शहनाज अपनी माँ को अपने साथ ही रखती है, लेकिन शहनाज के घर आने के बाद भी शहनाज की माँ को किसी की धुंधली धुंधली सी परछाई दिखाई देती थी। शहनाज जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो पता चला कि उनको मोतियाबिंद हो गया है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उनको डायबिटीज भी था। तो काफी दिनों तक कोशिश की गई उनके शुगर लेवल को मेंटेन करके, और फिर उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने के बाद उन्हें सब कुछ ठीक से दिखने लगा था। कुछ दिन बाद शहनाज की माँ फिर से अपने घर जाकर रहने की जिद करती है, और ना सिर्फ जिद करती है, वो शहनाज से लड़ भिड़कर अपने घर वापस चली जाती है। अब उस घर में काफी अकेलापन था, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर 2 फैमिली को किराए पे रख लिया। उसे कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात शहनाज की माँ जब बाहर बैठी हुई थी तो वो देखती है कि सफेद कपड़े में कोई लेडी खड़ी हुई है। शहनाज की माँ ठीक से उसे देख नहीं पाती है और उन्हें अजीब ही लगता है कि वो यहां ऐसे क्यों खड़ी हुई है। वो उसे एक किराएदार समझ के बोलती है, सकीना क्या तुम वहां खड़ी हो? लेकिन नाम लेते उनकी आंखों के सामने सामने वो वहां से गायब हो जाती है। ये देखते ही शहनाज की मां समझ जाती है कि वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। और सकीना, जो कि एक पाक नाम था, इसलिए वो जो भी था उस नाम को बोलते तुरंत वहां से वो गायब हो गया। अगले दिन शहनाज की माँ वैसे ही बैठी थी और पास में जो उनके किराएदार थे, उनके बच्चे खेल खेल में आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसी बीच एक बच्चे ने एक बच्ची को धक्का दिया और वो आके सीधा शहनाज के माँ के ऊपर गिरती है। हालांकि वो धीरे से ही गिरी थी, लेकिन शहनाज की माँ को लगा मानो किसी ने एक भारी चीज से उनके सिर पर वार कर दिया हो, और उसके तुरंत बाद उनको एकदम से दिखना बंद हो गया। वो दर्द में जोर जोर से रोने लगी, और जब शहनाज को ये सब पता चला तो इस बार वो लड़ भिड़कर वापस से अपनी माँ को अपने घर ले आई, क्योंकि अब उनको चेकअप कराने के लिए या ऑपरेट कराने के लिए फिर से उनका शुगर लेवल मेंटेन करना था। लेकिन उनकी शुगर इतनी हाई रहती थी कि ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है।
इसके बाद शहनाज अपने घर में ही अपनी माँ का ख्याल रखने लगी और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। इसके बाद धीरे धीरे उनकी हेल्थ गिरने लगी और कुछ ही दिनों में इनकी माँ सूख के बिल्कुल कांटा हो गई। ऑल्दो उनके खिलाती पिलाती थी, पूरा ध्यान रखती थी, पर पता नहीं क्यों उनकी हेल्थ लगातार डाउन होती जा रही थी। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान शहनाज की माँ अक्सर उससे कहती थी कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। उनको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता था, लेकिन फिर भी उनको दिखाई दे रहा था। वो ऐसे हाथ से इशारा करके कहती थी, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है। आप समझ सकते हैं कि एक अंधा इंसान जिसे कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर भी बहुत क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से उनका दिमाग खराब हो रहा हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बंद आंखों से कुछ देख रही हो। और उसके कुछ दिनों के बाद शहनाज की माँ की भी मौत हो जाती है। इसके बाद जो पुराना घर था वो पूरा खाली पड़ा था और शहनाज को लगा कि घर खाली रहे इससे अच्छा है कि इसको किसी को किराए में दे दिया जाए, और कोई रहेगा तो घर में मतलब जान बनी रहेगी। इसके बाद वहां पर 4 फैमिलीज आके रहने लगी और उस फैमिली से एक, जो कि शहनाज की नानी के कमरे की तरफ रहती थी, उसमें एक राजपूत लेडी रहा करती थी। एक दिन उस लेडी का देवर 1 लाख रुपए लेकर आता है, जो शायद जमीन बिकने के बाद उसका हिस्सा था। वो लेडी ने सोचा होगा कि पैसे बाद में रखूंगी, और पैसे को वहीं बाहर शेल्फ में रखकर वो कमरे में गई। और जब फिर से बाहर आई तो वो देखती कि वो पैसे वहां पर नहीं थे। चारों तरफ उसने घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो पैसा कहीं नहीं मिला। उसका देवर भी हैरान था, वो भी रुक के उसके साथ पैसे ढूंढता है, पर पैसे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। और शाम को जब वो लेडी का देवर अपना कुछ काम कर रहा था, तो उसकी नजर घर के पार्टीशन पर पड़ी हुई बाउंड्री पर पड़ती है, और वहां से उसे एक मुंडी देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही थी। वो आदमी डरते हुए, उसके हाथ में पानी था, उस पानी को उस मुंडी के ऊपर फेंक देता है, और वो मुंडी तुरंत चिल्लाते हुए वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद वो जाकर सारी बात अपनी भाभी को बताता है और अपनी भाभी से कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है इसको खाली कर दो, ये घर सही नहीं है, मैंने अभी अभी उस दीवार के ऊपर एक सर कटा देखा है। उसकी बात सुनकर वो भी डर गई, लेकिन एकदम से ऐसे नया घर ढूंढना पॉसिबल नहीं था, तो उससे कहती कि हम कुछ ही दिनों में यहाँ से इस घर को खाली कर देंगे। अब इन्हीं के घर में जो दूसरा किराएदार रहता था, उनका बेटा मस्जिद में अजान देता था, तो वो अजान देकर लौटा ही था और आकर वो अपने कमरे में सोफे के ऊपर लेटा ही था। उसने आंखें बंद की तो उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे के पास कुछ है। जैसे उसने आंख खोली तो उसके चेहरे के पास एक मुंडी लटक रही है, और ऐसा लग रहा है वो मुंडी उसको खा जाएगी। उसका भयानक चेहरा देख के एक बार तो उसकी सांस उसके गले में अटक गई, और फिर एकदम से लड़का चिल्लाते हुए वहां से भागता है। जैसे वो भागता है, उसकी माँ भी निकल के बाहर आती, पूछती कि क्या हुआ क्या हुआ। वो बताता है कि ऐसे ऐसे मुंडी थी, और तब तक वो मुंडी वहां से गायब हो चुकी थी। ये सारी बात वो अपनी माँ को बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, और उसके बाद उसको बहुत तेज बुखार आ जाता है। एक ही दिन में घर में 2 लोगों को वो मुंडी दिख गई थी, और सभी लोग परेशान थे, पूरे जो भी किराएदार, सबके बाद आसपास में खबर फैल गई थी। लेकिन वही होता है ना, जब तक इंसान को खुद एक्सपीरियंस नहीं होता, खुद नहीं दिखता, तो सामने वाले की बात को वहम मानता है। जैसे इस घर में लोग आए, उस मुंडे ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया था। अगले दिन वही लेडी जिनके पैसे गायब हुए थे, वो बाथरूम में थी, वो नहा रही थी। अब बाथरूम कैसा था कि ऊपर से खुला हुआ था और बस दीवारें थी, उन पे पर्दा लगा हुआ था। तो अचानक से वो मुंडी उनके पीछे आती है, उनके बालों को अपने मुंह से पकड़ती है और सीधा हवा में उस औरत को खींच लेती है। जमीन से करीबन 2-3 फीट ऊपर उठा के वो उस औरत को नीचे गिराती है। अब एकदम से बाल खींचने के उसको बहुत तेज दर्द हुआ, और वो कुछ भी समझ पाती इससे पहले हवा में पलटी खाकर वो नीचे गिरी, और नीचे गिरने के कारण उसको बहुत तेज चोट लगी। जैसे उसने संभाला, अपने आप को ऊपर देखा, तो वो मुंडी हवा में लटक रही थी, और उसको देखकर वो बहुत बुरी तरह से हंस रही थी। ये देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती और बाथरूम से निकलकर बाहर भागती है, और सीधा घर से निकलकर पड़ोस वाले घर में पहुंच जाती है। वहां से फिर वो जाती है शहनाज के घर। शहनाज को जब ये सब पता चलता है, तो वो उसको बताती है कि भाई, हम तो इस घर में रहे हैं, मैंने तो कभी खुद से सब नहीं देखा था, और इसीलिए घर किराए पर दिया था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है, तो भाई मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उस घर में ये सब कैसे है और क्या है। इन घटनाओं के बाद वहां पर एक मौलवी को बुलाया गया,
और उस घर की बंदिश वगैरह करवाई गई। फिर उस मौलवी ने कहा कि ये जो पूरा प्लॉट था इनका, जो इनका पेरेंटल हाउस था, उसके 4 टुकड़े हो गए थे बाद में, कि इन चारों घरों के अंदर एक काले बकरे का खून डालो और फिर उसने कुछ प्रोसेस बताए वो करो और इसके बाद ये सब दिखना बंद हो जाएगा। और उसके कुछ दिन बाद शहनाज के पति और उसके मामू का लड़का अरबाज, ये दोनों वहां पर पहुंचे। शहनाज ने उनको सारी बात पहले ही बता रखी थी, वो भी जानते थे, फैमिली मेंबर थे, तो उन्होंने वो खून पूरे घर में छिड़कना शुरू किया और आखिर में इनकी नानी के कमरे के पास पहुंचे जहां पर वो खोपड़ी इनको मिली थी। और जैसे ही वहां पर वो खून डालने गए तो अचानक से किसी ने अरबाज को जोर से धक्का दिया। अरबाज देखता घूमकर तो वहां पर कोई भी नहीं था और वो तुरंत वहां से चला आया, लेकिन उसने गिरते वक्त वहां पर खून डाल दिया था। अरबाज आया, फिर मौलवी को उसने सब बताया तो उन्होंने कहा कि खून गिर गया था, अब वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मौलवी ने दुआ वगैरह पढ़ के सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद 4 महीने तक अरबाज के शरीर पर छाले पड़ने लगे, फपोले फपोले से होते, फूटते और उनमें से हरा हरा पानी निकलता। उसे अरबाज को बहुत तेज दर्द होता, वो बिल्कुल पागलों जैसा होने लगा था, अपने कपड़े वगैरह फाड़ देता, घर से भाग जाता। फिर एक दिन अरबाज को बुलाकर उसका भी इंतजाम करवाया गया, उसको उतारा वगैरह करवाया गया और तब जाकर वो धीरे धीरे ठीक हुआ। लेकिन हाँ, वो मौलवी साहब का वो प्रोसेस करने के बाद वो घर ठीक हो गया था और किराएदार अब वहां पर आराम से रह रहे थे। अब किसी को भी वो मुंडी दिखाई नहीं देती थी। शायद जो भी कुछ वहां पर था उसको उस मौलवी ने शांत कर दिया था। कुछ टाइम उसमें और किराएदार रहे और फिर इसके बाद शहनाज ने उस घर को किसी को बेच दिया और इस तरह से इनके उस घर के अंदर एक सरकटे का आतंक रहा। एक औरत जिसको इनकी नानी अपने शहर का समझ के अपने घर ले आई थी, उसने उस घर के अंदर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा प्रोसेस किया और ऐसा कि इनकी 2 पीढ़ियों तक को इस चीज को झेलना पड़ा। ऑल्दो इनके परिवार को इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ या नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है इनके नाना नानी की मौत अनटाइमली डेथ्स थी, इनके फादर, इनकी मदर की भी जो डेथ हुई, उन सब के पीछे का कारण वो मुंडी रही हो। टाइम टाइम पर उसे अपना शिकार मिलता रहा और जब शिकार मिलना बंद हो गया तो शिकार की तलाश में वो लोगों को ढूंढने लगा। वो तो भला रहा कि शहनाज अपने बेटे को उसने वहां पे लाना बंद कर दिया सही टाइम पर, वरना हो सकता है कि उसके साथ भी कुछ हो सकता था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, इनके बेटे बेटियां सब बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियां हो चुकी, उनके भी बच्चे हैं। लेकिन वो काले नाग का क्या कारण था, आज तक भी शहनाज को समझ में नहीं आया। तो ये थी शहनाज की कहानी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि चाहे कोई कितना ही आपके आसपास रहने वाला हो, आपको पुराना जानकार हो, अगर वो आपको बहुत क्लोज या रिलेटिव नहीं है तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। रिसेंट अभी एक इंसिडेंट मैंने सुना, जब घर का एक बहुत ही करीबी इंसान था जो कई सालों से फैमिली का करीबी था, लेकिन उसने उसी घर की बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की जैसे उसे मौका मिला। तो ऐसा कई बार होता है। बहुत सोच समझकर हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि लोगों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आया कि वो काला नाग क्या था और किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।